रविंद्र जिस लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाहता था, आखिर में रविंद्र ने उसका ही मर्डर क्यों कर दिया? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पति को मर्डर के इल्जाम में क्यों फंसाया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल फिल्म रावणासुर की कहानी में, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं। यह कहानी एक रात में शुरू होती है। हम देखते हैं सिनकॉक्स फार्मा कंपनी के सीईओ विजय तलवार को, जो अपनी गाड़ी से ड्राइवर के साथ अपनी फैक्ट्री जा रहा होता है। रास्ते में पुलिस चेक पॉइंट पर पुलिस उन लोगों को रोक लेती है। ड्राइवर पुलिस वालों को गाड़ी के पेपर्स दिखा रहा होता है। तभी एक छोटा सा लड़का गुब्बारा लेकर विजय तलवार के पास आता है। वो विजय से गुब्बारा खरीदने की जिद करने लगता है। विजय गुब्बारा लेने से मना कर देता है। तभी एक गुब्बारा उनकी गाड़ी में ही फूट जाता है। वो लड़का वहां से चला जाता है। ड्राइवर भी वापस आ जाता है और वो फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में विजय तलवार अपने ड्राइवर को गाड़ी से उतार देता है और खुद ड्राइव करते हुए एक 5 स्टार होटल में जाता है, जहां वो एफडीए के चेयरमैन राधा कृष्णा से मिलता है। दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक्स करते हैं, जिसके बाद विजय तलवार सबके सामने ही राधा कृष्णा का ब्रूटली मर्डर कर देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रविंद्र को, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी के अंडर एज ए जूनियर लॉयर काम करता है। वो हमेशा महालक्ष्मी को परेशान करता रहता है और अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड की तलाश में होता है। थोड़ी बहुत कॉमेडी के बाद हम देखते हैं कि महालक्ष्मी की ऑफिस में विजय तलवार की बेटी हारिका तलवार आती है। उसे देखते ही रवि फ्लैट हो जाता है। हारिका उसे बताती है कि भले ही सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राधा कृष्णा का मर्डर विजय तलवार ने ही किया है, लेकिन मेरे पिता ने राधा कृष्णा का मर्डर नहीं किया है, वो बेकसूर हैं। लेकिन महालक्ष्मी उनका केस लेने से इनकार कर रही है। जिसके बाद रविंद्र हारिका को इम्प्रेस करने के लिए महालक्ष्मी के पास जाता है और उसे विजय तलवार का केस लेने के लिए कन्विंस कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसीपी हनुमंत राव को, जो कि छुट्टी पर होता है। वो अपने घर पर अपनी बेटी के साथ होता है। उसी टाइम पर उसे डीआईजी नरसिम्हा मूर्ति का कॉल आता है। वो हनुमंत राव से कहता है कि मैंने तुम्हारे पास राधा कृष्णा मर्डर केस की फाइल भेजी है। इस केस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास तुमसे बेस्ट कोई भी ऑफिसर नहीं है। इधर दूसरे दिन रविंद्र हारिका के साथ जेल के अंदर विजय तलवार से मिलने के लिए जाता है। विजय तलवार उन लोगों को बताता है कि मर्डर की रात, मर्डर से पहले मुझे चेक पोस्ट पर रोका गया था। जिसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह सुबह जब मुझे होश आया तब मैं शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। मैंने अपने फोन को ऑन किया, तभी पुलिस वालों ने आकर मुझे अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा मैं नहीं जानता कि राधा कृष्णा का मर्डर किसने किया है। जिसके बाद अगले दिन वो लोग प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए जाते हैं। रविंद्र प्रोसिक्यूटर को बताता है कि विजय तलवार इनोसेंट है, क्योंकि क्राइम स्पॉट पर विजय तलवार के ब्लड सैंपल्स और डीएनए सैंपल्स नहीं मिले हैं। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि बोतल तोड़ने के बाद विजय का हाथ जख्मी हुआ था। दूसरी तरफ एसीपी हनुमंत राव को भी डाउट हो जाता है कि राधा कृष्णा का मर्डर विजय तलवार ने नहीं किया है। वो अपने जूनियर से पिछले 2 साल में सिटी में हुए सारे मर्डर केस के पैटर्न्स को इस केस से मिलान करने के लिए कहता है। इधर अगले दिन रविंद्र हारिका के साथ ऑफिस में होता है। रविंद्र किसी भी तरह से हारिका को इम्प्रेस करना चाहता है। वो महालक्ष्मी से कोर्ट में विजय तलवार की बेल के लिए अप्लाई करने को कहता है, लेकिन तभी प्रोसिक्यूटर भी वहां आ जाता है। वो महालक्ष्मी को बताता है कि रविंद्र के कहने पर हमने फॉरेंसिक टीम को फिर से क्राइम स्पॉट पर भेजा था और अब हमें मर्डर स्पॉट पर विजय का डीएनए सैंपल और ब्लड सैंपल भी मिल चुका है। इसलिए अब विजय का फांसी पर लटकना पक्का है। यह सुनकर हारिका गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एसीपी हनुमंत राव और उसकी टीम को 2 साल पहले का एक मर्डर केस मिल जाता है, जिसका पैटर्न विजय तलवार के केस से सिमिलर होता है। उस मर्डर केस का आरोपी था बंदूक पहलवान। इन्वेस्टिगेशन के लिए हनुमंत राव उसके भाई गोली पहलवान के पास जाता है।
है। दोनों का अपना पुराना क्राइम रिकॉर्ड होता है। गोली पहलवान उन लोगों को बताता है कि मर्डर से कुछ दिन पहले एक आदमी उनके पास आया था। उसने मैडम तुषाद में बंदूक पहलवान का स्टैच्यू लगाने का ऑफर दिया था और स्टैच्यू बनाने के लिए वो बंदूक पहलवान का फुल बॉडी मेजरमेंट लेकर गया था। जिसके बाद हनुमंत राव स्टैच्यू बनाने वाले उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। उस आदमी का नाम होता है साकेत, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए जाना जाता है। हनुमंत राव उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर जाता है। वो साकेत को अरेस्ट करने वाला ही होता है, तभी वहां गोली पहलवान आ जाता है। यहाँ हनुमंत राव और गोली पहलवान के बीच फाइट होती है और फाइट के दौरान गोली के हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन फाइनली गोली साकेत को बचा लेता है। साकेत के साथ वो डीआईजी नरसिम्हा मूर्ति की ऑफिस में जाता है और ऑफिस के अंदर ही वो डीआईजी को गोली मार देता है और वापस से साकेत के साथ भागकर उसके घर आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोली पहलवान के मेकअप में कोई और नहीं बल्कि रविंद्र होता है। साकेत के साथ मिलकर रविंद्र ने ही सारे मर्डर किए हैं। यहाँ हमें 2 साल पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि रविंद्र एज ए लॉयर एक केस इन्वेस्टिगेशन के लिए साकेत से मिलने के लिए जाता है। जिसके बाद वो साकेत के साथ मिलकर उसके प्रोस्थेटिक मेकअप टेक्निक के बारे में जानता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साकेत की गर्लफ्रेंड होती है जानू। वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी में रविंद्र साकेत की ड्रिंक्स में नींद की दवा मिला देता है और फिर साकेत की गर्लफ्रेंड जानू को किडनैप कर लेता है और तब से जानू रविंद्र के कब्जे में है और जानू को बचाने के लिए साकेत आज तक रविंद्र की हर बात मानता आया है। दूसरी तरफ डीआईजी के मर्डर केस में पुलिस वाले असली गोली पहलवान को अरेस्ट कर लेते हैं। टॉर्चर के दौरान गोली पुलिस वालों को बताता है कि असल में वो क्राइम स्पॉट पर नहीं था। उसके हाथ पर भी कोई कट का निशान नहीं मिलता, जिसे देखकर हनुमंत राव को उसकी बात पर यकीन भी हो जाता है। अगले दिन हनुमंत राव केस के सिलसिले में ही महालक्ष्मी की ऑफिस में जाता है, जहां वो रविंद्र से मिलता है और बातों के दौरान वो रविंद्र के हाथ में जख्म देख लेता है। वो रविंद्र से पूछता है कि डीआईजी के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? रविंद्र उससे कहता है कि मैं एक ऐसी जगह पर था जहां मैं था, यह आप कभी साबित नहीं कर पाएंगे। हनुमंत राव को समझ में आ जाता है कि असली मुजरिम कोई और नहीं रविंद्र ही है, लेकिन साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। रविंद्र उससे कहता है कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं कानून की हर कमजोरी को जानता हूँ, इसलिए मैंने मर्डर किया है, ये तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे। शाम को हनुमंत राव हारिका से मिलने के लिए जाता है और हारिका को रविंद्र से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि मास्क के पीछे छुपा वो एक रावण है। जिसके बाद हारिका भी रविंद्र के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। वो रविंद्र के हर एक करीबी को कॉल करती है और उनसे रविंद्र के बारे में पूछती है। रविंद्र का असिस्टेंट उसके पास आता है और बताता है कि हारिका तुम्हारे बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट कर रही है, शायद वो तुमसे शादी करना चाहती है। लेकिन रविंद्र को समझ में आ जाता है कि हारिका ऐसा क्यों कर रही है और वो उसे मारने के लिए अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है। शाम को वो महालक्ष्मी के हस्बैंड शेखर से मिलने के लिए जाता है। शेखर के साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहा होता है और उसके ड्रिंक्स में नींद की दवा मिला देता है। फिर साकेत को बुलाकर शेखर की बॉडी का मेजरमेंट लेने के लिए कहता है। इस दौरान वो शेखर के फोन से हारिका को सेड्यूस करने के लिए मैसेजेस करता रहता है और आधी रात में वो शेखर के मेकअप में हारिका के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है। हारिका को टॉर्चर करता है, उसके बेडरूम में जाता है और अपना मेकअप उतार कर हारिका को अपना असली चेहरा दिखाता है। जिसके बाद पहले उसका रेप करता है और फिर उसका मर्डर भी कर देता है। अगले दिन पुलिस हारिका के रेप और मर्डर के इल्जाम में शेखर को भी अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर आती है। शेखर और महालक्ष्मी दोनों हारिका मर्डर केस के बारे में सुनकर शॉक हो जाते हैं। सारे एविडेंस शेखर के खिलाफ होते हैं, इसलिए फाइनली पुलिस शेखर को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन रविंद्र अपने एक साथी भीम से मिलता है, जो रविंद्र के क्राइम में पूरी तरह से उसकी हेल्प कर रहा होता है। दोनों साथ मिलकर अपने अगले शिकार की प्लानिंग करते हैं। रविंद्र उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है और उसे साकेत की गर्लफ्रेंड जानू का ख्याल रखने के लिए सेफ हाउस जाने के लिए कहता है। जिसके बाद रविंद्र साकेत के पास जाता है। साकेत उससे कहता है कि आज जानू का बर्थडे है और अगर आज तुमने जानू से मेरी बात नहीं करवाई तो आगे मैं तुम्हारा कहा हुआ कोई भी काम नहीं करूंगा। शाम
शाम को रविंद्र जानू और साकेत की बात करवाने के लिए सेफ हाउस जाता है। तभी जानू रविंद्र पर पीछे से अटैक कर देती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रविंद्र उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश उसका इलाज करता है। हॉस्पिटल में भी जानू बार बार डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रविंद्र हमेशा उसके आसपास ही होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। दिनेश को उन लोगों पर शक हो जाता है, जिसके बाद दिनेश पुलिस वालों को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हनुमंत राव को समझ में आ जाता है कि रविंद्र ने साकेत की गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है और उसकी वजह से साकेत को ब्लैकमेल करके वो लोगों का प्रोस्थेटिक मेकअप बनवाता है और उसकी हेल्प से ही लोगों का मर्डर भी करता है। इधर रविंद्र को भी पता चल जाता है कि दिनेश ने पुलिस वालों को जानू और उसकी इंफॉर्मेशन दी है। वो दिनेश को किडनैप करवा लेता है और साकेत को धमकी देकर उसका मेकअप बनवा लेता है और उसे पहनकर हनुमंत राव को मारने के लिए जाता है। रविंद्र के घर से निकलते ही साकेत भी घर के बाहर आ जाता है और हनुमंत राव को कॉल करके बताता है कि डॉक्टर दिनेश के मेकअप में रविंद्र आपको मारने के लिए आ रहा है। लेकिन साकेत को भी नहीं पता था कि असल में यह सब कुछ रविंद्र का ही पार्ट ऑफ प्लान है। उधर भीम भी डॉक्टर दिनेश के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने रविंद्र के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है और अब तुम खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। इस प्रॉब्लम से तुम्हें सिर्फ हनुमंत राव ही निकाल सकता है। इस तरह से एक ही टाइम पर दिनेश और दिनेश के गेटअप में रविंद्र दोनों हनुमंत राव के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। असली दिनेश को रविंद्र समझकर हनुमंत राव उसका एनकाउंटर कर देता है। जब तक हनुमंत राव को सच्चाई पता चलती, दिनेश की मौत हो जाती है। इधर साकेत किसी भी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड जानू को बचाना चाहता है। अगले दिन साकेत घर पर पूरी तैयारी में होता है और जैसे ही रविंद्र वहां आता है, साकेत उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और रविंद्र का फोन ले लेता है और मैसेज करके पहले भीम को फिल्म सिटी में मिलने के लिए बुलाता है और फिर मिलने से पहले ही उसे मैसेज करके सेफ हाउस जाने के लिए कह देता है और इस तरह से वो भीम का पीछा करते हुए खुद भी सेफ हाउस पहुंच जाता है। वो जानू को बचा लेता है। वो लोग सेफ हाउस से भागने वाले ही होते हैं, तभी रविंद्र भी वहां पहुंच जाता है। साकेत और रविंद्र के बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद साकेत जानू को बचाने के लिए खुद को ही जान से मारने वाला होता है। रविंद्र उसे ऐसा करने से रोक देता है और जानू को उसके हवाले कर देता है और साकेत को सारे मर्डर के पीछे का अपना असली मोटिव बता देता है और कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारी हेल्प के बिना भी कर लूंगा, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे बेकसूर की मौत का कारण नहीं बन सकता। उसकी कहानी जानने के बाद साकेत भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अपनी इन्वेस्टिगेशन में हनुमंत राव को भी रविंद्र के पापा रामचंद्र के बारे में पता चलता है। वो रामचंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। रामचंद्र का ब्रेन डैमेज हो चुका है। वो हमेशा 2 साल पहले उनका इलाज करने वाली डॉक्टर शांति का नाम ले रहे होते हैं। जिसके बाद हनुमंत राव डॉक्टर शांति के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि 2 साल पहले 2 लोगों ने मिलकर डॉक्टर शांति का रेप करके उनका मर्डर कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद हनुमंत राव भी रविंद्र को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ हमें मर्डर के पीछे का रविंद्र का असली मकसद पता चलता है और फ्लैशबैक की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि सिनकॉक्स फार्मा कंपनी ने कुछ साल पहले डायबिटीज पेशेंट की एक दवा बनाई थी, जिसका क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही उस वक्त चीफ साइंटिस्ट राधा कृष्णा की हेल्प से क्लियरेंस लेकर मार्केट में सेल कर दिया गया था, जिसका यूज करने वाले पेशेंट डेमेंशिया के पेशेंट्स बन जाते थे। उनका ब्रेन डैमेज हो जाता था। रविंद्र के पापा रामचंद्र भी इसी का शिकार थे। 3 साल पहले रामचंद्र का इलाज करने वाली डॉक्टर शांति को अपनी रिसर्च में यह बात पता चल गई थी, जिसके बाद डॉक्टर शांति उस दवा की कमी को दूर करने और वापस से क्लिनिकल ट्रायल करवाने के लिए सिनकॉक्स फार्मा कंपनी के R&D हेड हारिका तलवार से मिलती है और उसे दवा की कमियों के बारे में बताती है। हारिका अपने पापा विजय तलवार और डॉक्टर आनंद से मिलकर अनाथ आश्रम के बच्चों पर इलीगली उस दवा का क्लिनिकल ट्रायल करवाती है, जिसमें सारे बच्चों की मौत हो जाती है। इधर डॉक्टर शांति भी उस सिनकॉक्स फार्मा कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है
और खुद को बचाने के लिए हारिका उस वक्त एडवोकेट जनरल शेखर से मिलती है। शेखर उसे बताता है कि कोर्ट में हमारा केस जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। शेखर की एडवाइस के बाद वो लोग दो कॉन्ट्रैक्ट किलर बंदूक पहलवान और गोली पहलवान से मिलते हैं और उन दोनों को डॉक्टर शांति को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। लेकिन शेखर उनसे कहता है कि डॉक्टर शांति ने हमारे खिलाफ केस किया है, इसलिए अगर तुमने सिर्फ उसका मर्डर किया तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग भी फंस सकते हैं, इसलिए उसका रेप करके ही मर्डर करना। जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर शांति को किडनैप करके पहले उसका रेप करते हैं और फिर उसका ब्रूटली मर्डर भी करके उसकी लाश को डंप यार्ड में फेंक देते हैं। जिसके बाद उस वक्त के कमिश्नर नरसिम्हा मूर्ति ने दो बेकसूरों पर उनके मर्डर का इल्जाम लगाकर उन दोनों का इनकाउंटर कर दिया और प्रमोशन भी ले लिया। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जिसके बाद हनुमंत राव रविंद्र से पूछता है कि तुमने लगभग सबसे बदला ले लिया है, लेकिन तुम अपना आखिरी मर्डर यानी कि उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर और आज के होम मिनिस्टर मुद्दी रेड्डी को कब और कैसे मारने वाले हो? क्योंकि मुद्दी रेड्डी ही वो इंसान है जिसने इन सब की इस पूरे केस में पॉलिटिकली हेल्प की थी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मुद्दी रेड्डी को मारने नहीं दूंगा। रविंद्र उससे कहता है कि आपने मुझे गलत समझ लिया है, मैं रावण हूँ, मेरे 10 सर हैं और आप मुझे कभी नहीं रोक सकते। अगले दिन से ही वो मुद्दी रेड्डी को मारने की तैयारी करने लगता है। वो साकेत को मुद्दी रेड्डी के पास भेजता है। साकेत मुद्दी रेड्डी को उसका मेकअप दिखाकर उससे कहता है कि रविंद्र आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। मुद्दी रेड्डी उनकी जाल में फंस जाता है और उसे रविंद्र का ही प्रोस्थेटिक मेकअप बनाने के लिए कहता है। मुद्दी रेड्डी का प्लान था कि वो अपने ही एक आदमी को रविंद्र के गेटअप में पब्लिक मीटिंग में लेकर जाएगा और सीएम को गोली मरवा देगा। इल्जाम रविंद्र पर लगेगा और इस तरह से मैं खुद सीएम बन जाऊंगा। मुद्दी रेड्डी के आदमी रविंद्र को किडनैप कर लेते हैं। साकेत उसका मेकअप तैयार करता है, जिसके बाद मुद्दी रेड्डी का आदमी रविंद्र के मेकअप किट को पहन लेता है और सीएम की पब्लिक मीटिंग की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ रविंद्र भी मुद्दी रेड्डी के आदमियों से एक जबरदस्त फाइट करता है और खुद को छुड़ा लेता है। रास्ते में वो खुद को मुद्दी रेड्डी के आदमी से भी बदल लेता है और उसकी जगह खुद पब्लिक मीटिंग में पहुंच जाता है, जहां वो मुद्दी रेड्डी को गोली मारकर वहां से भी भाग जाता है। अगले दिन पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तभी रविंद्र अपने साथ मुद्दी रेड्डी के उस आदमी को लेकर पहुंच जाता है जिसने रविंद्र का मेकअप पहन रखा था और कहता है कि मेरा चेहरा लगाकर मुद्दी रेड्डी के आदमी ने ही उसका मर्डर किया है। और सबूत के तौर पर वो साकेत के साथ मिलकर पुलिस वालों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें मुद्दी रेड्डी का आदमी रविंद्र का मेकअप पहन रहा होता है। यह देखने के बाद पुलिस भी यकीन कर लेती है और रविंद्र को बेकसूर मान लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रविंद्र अपनी गर्लफ्रेंड कीर्तना से शादी कर चुका है और अब उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर अब तक आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो फिर से बता दूं कि आपको यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और साउथ की और भी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।